ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले और बॉलीवुड फिल्मों में कई यादगार संगीत देने वाले ए.आर. रहमान का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसने हिंदू मुस्लिम वाली सियासत गरमा दी है। ए.आर. रहमान ने एक विदेशी मीडिया संस्था को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीते 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद होता गया। अब रहमान का यह बयान सियासी कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ए.आर. रहमान का बयान, पिछले 8 साल में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है। लेजेंडरी कंपोजर हैं, उन्होंने ये बात कहा है, जो रचनात्मक नहीं है ये फैसले लिए जा रहे हैं, शायद सांप्रदायिक। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि एंगल है, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, हाँ कुछ बातें कान तक पहुंची जरूर है। ए.आर. रहमान इस तरह की बड़ी बातें उन्होंने इंटरव्यू में कहा, आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए, फिल्म को फंड किया और अपने संगीत ले आए और आपको हटा दिया गया। इस तरह के बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम करूंगा, परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ए.आर. रहमान का बड़ा बयान, ये आरोप लगाया उन्होंने कि पिछले कुछ समय में शायद धर्म की वजह से उनको फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों में काम नहीं मिला। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम कर लूंगा, परिवार के साथ रह लूंगा। बड़ी बातें ए.आर. रहमान ने ये इंटरव्यू में कही। सुनाते हैं आपको ए.आर. रहमान ने क्या कहा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है, हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ, सबका विकास। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि ए.आर. रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं और ख़ास करके ऑक्सफोर्ड, उसको ऑस्कर भी मिला था, दुनिया में माने जाने हैं। उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट बिकॉज ही इज़ ए मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। अब ये जनरेशन में हिस्टोरिकल इवेंट में ये तरह के फिल्म में ए.आर. रहमान का कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको फिल्म्स ऑफर नहीं आ रहे। और दूसरे आदमी क्या बोलते हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद रीजन ज़्यादा हो गया, ऐसा होने के उससे आपको फिल्म में चांस नहीं आ रहे बोल रहे, वो पूरा झूठा है। फिल्म इंडस्ट्री में पार्टी को संबंध नहीं है। ऐसा पूरी तरह तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये बात सही है कि शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए तो उनको टारगेट किया गया, ये तो हकीकत है। तो कहीं ना कहीं एक ये डाउट पैदा होता है कि भाई ये क्या क्या मतलब है। आज तक हमारे यहाँ कभी भी चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कला के कोई भी क्षेत्र हो, उसमें इस तरह की कभी बातें नहीं होती थी, कभी भी नहीं हुई, लेकिन आजकल हो रही है। तो वो दैट्स नॉट गुड थिंग। आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे 2 भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं?
जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है। और जब हमला हो रहा था उस समय TMC के विधायक MLA मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं, अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। FIR हुआ BDO के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर MLA का नाम उस FIR में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मुनीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई SIR को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज कंडक्टिंग द SIR। यू एज एन MLA कैन नॉट से दैट मैं SIR को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का BDO का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के BDO के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की।
अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज द लेजिस्लेचर, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम, तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध। उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने, सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है, बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन
72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब CAA हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीछी काका छीछी। ये काका छीछी कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना, माइक लेके यहां से काका छीछी काका छीछी। एक हिंदू बच जाए तो काका छीछी, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। तुष्टिकरण की राजनीति चरम पे है, माफिया राज, गुंडा राज चरम पे है, और घुसपैठियों के द्वारा जो क्राइम हो रहा है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी एक पल भी पीछे नहीं हट रही है। ये आज का शीर्षक है। ये है टीएमसी। टी फॉर तुष्टिकरण, एम फॉर माफिया एंड गुंडा राज, सी फॉर क्राइम बाई घुसपैठिए। ये है टीएमसी। याद रखिए ममता जी, न तुष्टिकरण रहेगा, ना आपका माफिया राज रहेगा, और ना हम क्राइम होने देंगे बंगाल में। ये तीनों ही नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज आपको, और कुछ हमारे तस्वीर यहां भी चलेंगे वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, ये जो अशोक दास जी का मैंने आपको चित्र दिखाया, बीएलओ थे जादवपुर के। लाइट कम कर सकते हैं ताकि सबको दिखाया दे जी। ये अशोक दास जी है, मैं उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीएलओ थे जादवपुर के, टीएमसी ने हत्या कर दी इनकी, आत्महत्या करवाई गई इनसे। ये उनका घर है जहां उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। सोचिए उनके छोटे से बच्चे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। अगर यही किसी बीजेपी राज्य में हो गया होता तो अभी तक ममता बनर्जी सड़क पे उतर चुकी होती और न जाने हमें क्या क्या कह चुकी होती, मगर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मार दिया साला, स्टैंड मार दिया। अलग-अलग शहरों में यही हो रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट भैया, एक मिनट। अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है
जो कुछ दिनों के लिए चलेगा, जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। एक सेकंड मेरा, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। तो इंदौर में मौजूद है राहुल गांधी और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से बात कही गई है। लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे बेसिक चीज है। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में सियासत भी जारी है। उनसे सवाल किया गया कि आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ लोगों से मैं मिलूं और इसलिए मैं मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ। सभी से मुलाकात करूंगा और इनकी परेशानियों को सुनूंगा, राहुल गांधी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ पानी मिले, ये वो चाहते हैं, ये मेरी कोशिश है। दूषित पानी लोग अब भी यहाँ पर पी रहे हैं। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उस पर एक्शन हो, उसका नाम सामने आए। बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज है। शिवसेना शिंदे ने जीते उम्मीदवारों को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। शपथ ग्रहण तक एक होटल में सभी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको रखा जाएगा। 5 स्टार होटल में जीते उम्मीदवारों को शिंदे रखेंगे, ये बात सामने आ रही है। वैभव परब हमारे साथी से पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या है पूरी खबर? वैभव, आवाज आ रही है आपको? तो नतीजे सामने आने के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट को लेकर के ये जानकारी सामने आ रही है कि जो महाजीत हुई है महायुति की, उसके बाद शिवसेना शिंदे ने अपने जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर प्लान तैयार कर लिया है और वो सभी जो उम्मीदवार हैं उनके जीते हुए उनको 5 स्टार होटल में कहीं रखेंगे, ये बात सामने आ रही है। जब से महायुति की महाजीत हुई है बीएमसी चुनाव में, उसके बाद से ही जश्न का माहौल है। वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता हो, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, शिवसेना शिंदे गुट ने जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को अलग कहीं रखने का 5 स्टार होटल में ये प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा पूर्वी भारत में रेल, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी को नई गति देने वाला है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। बंदोबस्त स्लीपर की जो इस कॉम्पार्टमेंट है उनमें खड़ा हूँ तो पहले जो देखने को मिलता है यहाँ 2AC में काफी कंफर्टेबल सीट के पास देखने को मिलेगा कि चार्जर की सिस्टम, टच लाइट, रीडिंग लाइट सब कुछ यहाँ मौजूद है। और सबसे पहले यहाँ का जो सीट है उससे ट्रेन से बेटर है, उसका एक्सपीरियंस दूसरे ट्रेन से बेटर है। और मोबाइल के लिए कुछ होल्डर रखा गया है। और दूसरे और फीचर की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ दिव्यांग के लिए भी स्पेशल जगह बनाया है। एक तो कंपार्टमेंट में दिव्यांग के लिए स्पेशल जगह बना रखा है। यहाँ व्हीलचेयर रखे भी कोई रह सकते हैं। उसके बाद अगर जब यहाँ आऊँगा, हर एक कोच में ऐसे इमरजेंसी टॉप कट यूनिट है। यहाँ स्विच देने के बाद कोई भी
बात कर सकते हैं, जो ट्रेन मैनेजर है उनसे सीधा बात कर सकते हैं। ये ट्रेन हाईएस्ट 180 किलोमीटर तक जा सकते हैं।